लैपटॉप में अकेले हो जाऊंगा शाम को। Good morning, sir. Good morning. नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा। Morning, sir. Good morning. हम लोग आगे कर रहे हैं। भावना और एक का डाउट रह गया ना, मैं आपको अलग से बता दूंगा जी, ठीक है। अब भावना आपको भी मैं टाइम दे देता हूँ, थोड़ा सा सिलेबस आगे कर लें। Yes, sir. ठीक है, आज ही बता दूंगा, नहीं तो कल बता दूंगा, ठीक। मैं आपको टाइम दे दूंगा। सर मुझे भी Okay, पूछना sir. है। हाँ, मतलब जो भी है मैं डाउट के लिए अलग से टाइम दे दूंगा। आज नहीं तो कल तक आपके डाउट हो जाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस बस आगे कर। हाँ, कहाँ तक करवा दिया था लास्ट टाइम? बाय एंड फोर्स कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन करवा दिए थे, सिर्फ बाय एंड से बताया था ना बस, ठीक है। देखिए बायनेंसी में ही जो आपने देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहा आपने, लिक्विड में अगर मैं किसी भी बॉडी को डालूंगा तो नीचे की तरफ mg तो लगी रहा है और एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा fb। तो यहाँ पे जो नेट वेट आएगा, नेट वेट क्या होगा, mg माइनस fb। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो जो नेट फोर्स आ रहा है वही क्या है आपका वेट। अगर एयर में रखा हुआ तो एयर में अगर कोई भी बॉडी रखी रहती तो आपका वेट इज इक्वल टू क्या कहते हैं, mg, ठीक। आपने कहा इसको लिक्विड में डाल दिया तो लिक्विड में डालूंगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा उस पे, mg माइनस fb, क्योंकि fb तो ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक। तो यहाँ पे इस वेट को हम लोग कहते हैं एपरेंट वेट, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर एयर में कोई बॉडी रखी हुई है, अगर मैं उसको किसी लिक्विड में बॉडी को रख दूं तो जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, एफबी अमाउंट से, एफबी अमाउंट से आपका वेट डिक्रीज हो रहा है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि द लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लॉस हो रहा है वेट का, अब वो किसके इक्वल है, एफबी का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ
लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखिए कि एफ बी इज इक्वल टू आपने क्या लिखा था, रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये है क्या, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिख लीजिए। भावना, अर्जुन, नेहा, रमा वीडियो ऑन करके बैठिए। सर मेरा तो ऑन है। एक और अर्जुन है। लिखिए, द लॉस ऑफ वेट, द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, द लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड ब्रैकेट में फुल्ली और पार्शियली, फुल्ली और पार्शियली ब्रैकेट क्लोज, इन अ फ्लूइड, in a fluid is equal to weight of liquid displaced, is equal to weight of liquid displaced। एक्सक्यूज मी सर, मीनाक्षी को लेटन कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग क्या मानते हुए चल रहे हैं, हमने माना है कि जो बॉडी है वो क्या है आपका, फुल्ली सबमर्ज भी किया हुआ है। मान लीजिए क्योंकि लिक्विड है, इस लिक्विड में जो बॉडी है फुल्ली सबमर्ज, तभी हमें कंडीशन क्लियरली समझ में आएगी। ये फुल्ली सबमर्ज्ड है, बॉडी फुल्ली सबमर्ज किया हुआ है। ठीक, अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तो आपने लिखा एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी माइनस एफ डी। वेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। वेट ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस किसके इक्वल होगा, बॉडी जितनी सबमर्ज, बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक, तो आपने इसको लिखा डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी माइनस रो ऑफ एल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। यहां से आपने कॉमन ले लिया, रो बी वी बी इनटू जी, अंदर बचेगा 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो बी। ये क्या है, वेट ऑफ बॉडी 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाय रो बी। यही क्या है, डब्ल्यू डैश, एपरेंट वेट। ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये आपने कब फॉर्मूला डिराइव किया है, जब बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है। बॉडी क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उस केस के लिए हमने इसको डिफाइन किया है। अब 3 केस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी चीज से हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आपने क्या माना है, इस चीज को मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अभी आपने क्या माना है कि जो वेट ऑफ बॉडी है वो रो बी वी बी इंटू जी है, और वो जो बायन फोर्स है वो क्या है, रो एल वी बी इंटू जी। आपने ये सपोज किया है कि जो बॉडी है वो फुल्ली सबमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, तो यही होगा ना एस बी की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, जो वेट और एस बी है ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर मैं डेंसिटी को चेंज करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, एनालिसिस यहां से आसान हो जाती है।
अब देखिए 3 केस। पहला केस सर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो हुआ है उसमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैसे आ गई? सर फुल्ली एक बार सबमर्ज्ड है पीछे बॉडी। वाली स्लाइड दिखा दीजिए। बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तो जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा उतने वॉल्यूम तो डिस्प्लेस करेगा। बॉडी पूरी की पूरी लिक्विड में डूबी हुई है तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा? जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा ना। नहीं आया समझ में? नहीं सर। जितना वॉल्यूम बॉडी का होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, या उससे ज्यादा कर देगा? यस सर, उतना ही करेगा। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि बॉडी क्या है, फुल्ली सबमर्ज्ड है, पूरी डूबी हुई है लिक्विड के अंदर। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी के ना। यस सर। अब आया समझ में? सर आ गया। ठीक है। अब देखिए केस 1, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी। अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है, W इज इक्वल टू लिखा रो बी वी बी इंटू जी, एफ बी आपने लिखा रो बी वी बी इंटू जी, दोनों सेम हो गया ना। तो कि दोनों की डेंसिटी सेम है, देखिए इसको चलिए रो एल ले लीजिए, रो एल वी बी। क्लियर है? यहाँ पे दोनों की Yes, sir. डेंसिटी सेम है तो W और एफ बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर W और एफ बी की वैल्यू सेम हो गई तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0. जीरो। नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ? एपरेंट वेट जीरो। अगर एपरेंट वेट जीरो हुआ तो बॉडी क्या करेगी? फ्लोट। फ्लोट करेगी। और कैसे फ्लोट करेगी? फुल्ली सबमर्ज्ड होगी। क्लियर है? Yes, sir. बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगी और फ्लोट करेगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया? So 1 second. यस सर। Yes, sir, हो गया. देखिए नेक्स्ट केस, केस 2, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है, ठीक है। अगर बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड होगी तो W इज इक्वल टू कितना है? रो बी वी बी इंटू जी, और एफ बी की वैल्यू कितनी है? रो एल वी बी इंटू जी। कौन सा फोर्स ज्यादा है? FB. एफ बी ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये अगर एफ बी की वैल्यू ज्यादा है तो ये बॉडी क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ कब तक मूव करेगी? जब तक दोनों फोर्सेस इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब जो एफ बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम डिस्प्लेस पे ना। ध्यान से समझिएगा, वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने कहा कि जो एफ बी है वो तो वॉल्यूम डिस्प्लेस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रो एल कांस्टेंट है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी भी कांस्टेंट है। क्या चीज वेरी कर सकती है? वॉल्यूम डिस्प्लेस, ठीक। तो इस बॉडी का जिसको आपने माना है कि फुल्ली सबमर्ज्ड की हुई है, ये कब तक ऊपर मूव करता रहेगा? जब वॉल्यूम डिस्प्लेस जब तक कम ना हो जाए, क्योंकि एफ बी को अपनी वैल्यू कम करनी है ना इसके इक्वल करने के लिए। वेट तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. तो ये क्या करेगा? इस केस में भी बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। फ्लोट करेगी तो एपरेंट वेट कितना होगा? 0। 0. लेकिन यहाँ पे बॉडी फ्लोट करेगी पार्शियली सबमर्ज्ड होके। आया समझ में? Yes, sir. Yes. नोट कीजिए।
बॉडी फ्लोट करेगी लेकिन पार्शियली सबमर्ज्ड होगी। सर एक बार दोबारा बता दो सर, ये तो मेरे को समझ आ गया कि एफ बी जो है मतलब सर जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो उसे इक्वल करने की कोशिश करेगा तब तक, तो सर पार्शियली सबमर्ज कैसे? अरे वॉल्यूम डिस्प्लेस हमें क्या माना था कि फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो इसको यस अपना सर। वॉल्यूम कम करना पड़ेगा ना डिस्प्लेस वॉल्यूम को, क्योंकि एफबी की वैल्यू ज्यादा है, तो ये ऊपर की ओके सर, तरफ आ मूव गया। करेगा, ऊपर की तरफ यस मूव सर। करेगा तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो जाएगा। यस अगर सर। वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हो गया इसका मतलब पार्शियली सबमर्ज्ड है, आधा डूबा होगा, यस सर। 1/3 डूबा होगा या 2/3 डूबा होगा, जो भी है। नोट कर लिया? यस यस सर। केस थर्ड, आपने कहा डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, W is equal to rho B VB into G, FB is equal to rho L VB into G। कौन सा फोर्स ज्यादा है? W डब्ल्यू W। W ज्यादा है तो ये क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाएगा, इस केस में जो एपरेंट वेट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, W1 माइनस रो L डिवाइडेड बाई रो B। और इससे पहले दोनों केसेस में एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होगी। जब भी बॉडी फ्लोट करेगी, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, जब भी बॉडी फ्लोट करेगी तो एपरेंट वेट 0 होगा, क्योंकि अगर एपरेंट वेट आ गया तो बॉडी मूव कर जाएगी। क्लियर है? यस यस सर। नोट कीजिए। आपने कहा एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी 3 रो है, और एक बॉडी है इसकी डेंसिटी 2 रो है। ये क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड L। तो यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो बॉडी क्या करेगी, पार्शियली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करेगी ना। यस सर। तो आपसे ये पूछा गया इस लिक्विड में कितना ये डूबा हुआ है, ये x निकालना है, फाइंड x। x की वैल्यू क्या होगी, रो बी वी बी इंटू जी इज इक्वल टू रो एल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, यही होगा ना। फ्लोट कर रहा है तो वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बायएंड फोर्स। तो यहां से रो भी डेंसिटी ऑफ बॉडी दी गई है, रो 2 रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या है, क्यूब है, इसलिए L क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है 3 रो, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितना डूबा हुआ है। कितना डूबा हुआ है, इसका एरिया, बेस का एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर इंटू L हाइट, L स्क्वायर इंटू हाइट इंटू जी। तो देखिए L स्क्वायर जी, रो रो
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2L/3। क्लियर है? ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक लिक्विड है उसको कंटेनर में डाला हुआ है और इसको आपने क्या रखा, वेइंग मशीन के ऊपर रखा। अगर मैं इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखूंगा तो वेइंग मशीन ने क्या बताया, इसका वेट कितना है, W1। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ठीक, और इसका वेट कितना है एयर में, W2। अब इसको क्या किया, इस बॉडी को मैंने इस लिक्विड के अंदर डाल दिया। अगर मैं इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर डालूंगा तो वेइंग मशीन कितना रीड करेगा, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। सर W1। Yes, sir. W1 apparent weight 0. ये ऑप्शन है। Sir, third option. सोचिए सोचिए, ये है करेक्ट। सोचिए कैसे। वेइंग मशीन रीड करेगा W1 प्लस W2। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचिए फिर मैं बता दूं। सोचेंगे तभी गलत कॉन्सेप्ट हटेगा। सर लिक्विड में जो मास है वो डिक्रीज हुआ है ना, जो रिलेटिव मास होगा सिस्टम का वो तो बराबर रहेगा एटलीस्ट। सर ऐसा कह सकते हैं कि वेइंग मशीन mg रीड कर रहा है, फिर जब उसमें नहीं नहीं नहीं, बॉडी वेइंग मशीन तो हमेशा नॉर्मल रीड करता है, नॉर्मल को रीड करता है। एमजी रीड कभी नहीं करता। ये पहले ही बताया था वेइंग मशीन जब मैंने पढ़ाया था तभी, कि उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको रीड करेगा। अगर बॉडी रखी है वेइंग मशीन के ऊपर तो बॉडी पे एमजी फोर्स लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है वेइंग मशीन के कारण, तो बॉडी भी वेइंग मशीन पे नॉर्मल लगाएगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां पे मैंने क्या किया, इस बॉडी को इसके अंदर डाल दिया। मैंने कहा ये बॉडी इसके अंदर डाल दिया आपने, ठीक। अगर बॉडी को इसके अंदर डाल दिया तो बॉडी पे फोर्स लग रहा होगा नीचे mg के इक्वल ग्रेविटी के कारण, और जो लिक्विड है इस पे फोर्स लगा रहा होगा Fb। Fb लगा कौन रहा है, लिक्विड। लिक्विड बॉडी पे फोर्स लगा रहा है Fb, ये एक्शन हुआ। तो बॉडी भी क्या करेगा, लिक्विड पे फोर्स लगाएगा, क्या यही करेगा ना। अगर बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाऊंगा Fb, बाइंड फोर्स, ठीक है। तो बॉडी भी लिक्विड के ऊपर क्या लगाएगा, Fb लगाएगा। सर पर बॉडी तो ऑलरेडी mg लगा रहा है, उसके ऑपोजिट f भी लग रहा था ना। बॉडी mg नहीं लगा रहा, बॉडी पे तो ग्रेविटेशन mg फोर्स लग रहा है। mg फोर्स बॉडी पे लग रहा है, mg फोर्स बॉडी ने नहीं लगाया। एनएलएम हम लोग पढ़ चुके हैं, कंफ्यूज मत होइए।
ठीक है, mg का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। बॉडी पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण mg। ठीक है, ये बॉडी पे फोर्स है, mg फोर्स लिक्विड पे नहीं लग रहा। आया समझ में? ठीक, तो जो लिक्विड है बॉडी पे फोर्स लगा रहा है Fb, तो बॉडी भी लिक्विड को फोर्स Fb लगाएगा ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, अब Fb फोर्स लिक्विड पे लगा, यही फोर्स तो यहां पे ट्रांसफर होके वेइंग मशीन पे आएगा। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। तो जो बॉडी के कारण वेइंग मशीन पे फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? Fb आ रहा है, बॉडी के कारण। क्योंकि जो फोर्स बॉडी लिक्विड पे ट्रांसफर करेगा वही फोर्स तो वेइंग मशीन तक पहुंचेगा। आया? Yes, sir. तो वेइंग मशीन पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं? पहले से तो W1 था ही, अब बॉडी के कारण कौन सा फोर्स आ रहा है? Fb। क्योंकि बॉडी का डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो आपको पता है कि जो Fb होता है वो वेट ऑफ बॉडी के इक्वल होता है, क्योंकि फ्लोट करेगा ना। डेंसिटी कम है, फ्लोट कर रहा है। अगर डेंसिटी कम है, फ्लोट करे, इसका मतलब बाइंड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? वेट ऑफ बॉडी की, तभी तो फ्लोट करेगा। Yes, sir. तो Fb की वैल्यू क्या है? W1 प्लस W2। तो रीडिंग क्या आएगी? W1 प्लस W2। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड। कि स्प्रिंग लगा दें तो क्या होगा, ऐसा कर दे तो क्या होगा, आइस डाल दें तो क्या होगा, सभी क्वेश्चन सर हम लोग करेंगे। एक डाउट है इसमें। सर हम्म। इसमें जो बॉडी पे जो mg लग रहा है वो W2 के इक्वल ही है ना? फ्लोट कर रहा है ना। अच्छा, तो सर mg को नहीं करेंगे क्योंकि mg भी तो फिर वेइंग अरे मशीन वो पे ही लग रहा है। mg ही W2 है। अरे वेइंग मशीन पे mg नहीं लग रहा, बॉडी पे mg लग रहा है। मैं कितनी बार रिपीट करूं? अच्छा, वो न्यूमेरिक वैल्यू भले उसके इक्वल आ जाए, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है वो अलग अलग है। mg बॉडी पे लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, और लिक्विड ने बॉडी पे फोर्स लगाया Fb। अगर लिक्विड बॉडी पे फोर्स Fb लगाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये बॉडी भी लिक्विड पे फोर्स कितना लगाएगा? Fb लगाएगा। FB। और यही Fb फोर्स वेइंग मशीन तक ट्रांसफर होगा। तो वेइंग मशीन पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक W1 तो पहले से लग रहा था, और बॉडी ने भी कितना फोर्स लगाया? Fb लगाया। FB। क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसलिए Fb की वैल्यू बॉडी के वेट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे आपने W1 प्लस W2 लिखा। क्लियर है? यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीजन जरूर अच्छे से मेंशन कीजिएगा, ताकि अगला क्वेश्चन सही कर पाए। तो हो गया। ठीक है, लिक्विड और कंटेनर का वेट कितना था? W1 था। अब आपने क्या किया? एक बॉडी को डाल दिया, उसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया। लेकिन इस केस में दिया गया कि जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अगर बॉडी एयर में रखा होता, अगर बॉडी एयर में रखा होता तो इसका वेट कितना था? W2।
ठीक है, और इसको आपने क्या किया, इस बॉडी को ये सिस्टम में डाल दिया। अब आपसे पूछा क्या, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 ग्रेटर देन लेस देन W1 प्लस W2, फोर्थ W1 माइनस W2। कौन सा करेक्ट होगा? जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, गड़बड़ मत कीजिएगा और सही आंसर बताइए। सर ग्रेटर देन W1 प्लस W2। गलत। सर थर्ड ऑप्शन। ये करेक्ट है। वेइंग मशीन किसको मेजर कर रहा है? एफबी आ रहा है बॉडी के कारण, तो वेइंग मशीन किसको रीड करेगा? W1 प्लस एफबी को ना, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी सिंक करेगी। सिंक कर रही है इसका मतलब एफबी की वैल्यू बॉडी के वेट से कम है ना, नहीं तो सिंक क्यों करेगा? एफबी इज लेस देन W2। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन W1 प्लस W2 हो जाएगा। नहीं आया? क्लियर है? कीजिए, नोट कीजिए। सर एक बार दोबारा बता दो। यहाँ पर आपने क्या किया, वेइंग मशीन किसको रीड कर रहा है? W1 तो पहले से रीड कर रहा था, यस ठीक, और बॉडी के कारण कौन सा फोर्स यहाँ पे लगेगा? एफबी लगेगा। तो वेइंग मशीन रीड क्या करेगा? W1 प्लस एफबी, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो बॉडी सिंक करेगी। अगर बॉडी सिंक कर रही है तो एफबी की वैल्यू वेट से कम होगी ना, तभी तो सिंक होगा। अभी किया 3 केस। क्लियर है? हाँ। यस तो एफबी की वैल्यू W2 से छोटी है, तो ये जो नेट वैल्यू है W1 प्लस एफबी, ये लेस देन W1 प्लस W2 होगा। यस सर। नोट कर लीजिए। यहाँ पे स्प्रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं स्प्रिंग इस पे KX लगा रहा है, मेरे को KX से क्या लेना देना, मेरे को तो FB से लेना देना है, क्योंकि FB फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? यस यस सर। नोट कर लीजिए। यस सर। डायरेक्ट आंसर मत मार्क Yes, कीजिएगा, sir. रीजन जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपने कहा वाटर है, और ये आइस है, तो आइस पानी पे फ्लोट करता है ना, यस ठीक, तो ये आइस क्यूब है मान लीजिए। तो जो आइस है पानी पे फ्लोट करता है, ये फ्लोट कर भी रहा है, लेकिन मैंने पूछा आफ्टर melting of ice water level first point increases, second point decreases, third point remains constant, insufficient data। सर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? सर प्रूफ क्योंकि चाहिए मेरे को। सर जब आइस क्योंकि जब डाला था तो ऑलरेडी इसने अपना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया था, उतना हेड वो कर दिया था। फिर जब वो मेल्ट करेगा तो ऑलरेडी जो डिस्प्लेस वॉल्यूम से पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, लाइक तो इंक्रीज नहीं क्यों? करता। क्यों?
ये कैसे पता चले कि उतना ही वॉल्यूम पिघलने के बाद बनेगा जितना डिस्प्लेस किया? सर क्योंकि ये वो कैसे पता चला? ऑलरेडी जब वो गिर रही थी तो उसने ऑलरेडी वॉल्यूम जब डाली थी इसके मैं अंदर कुछ ऑलरेडी और ले लूंगा, आइस की जगह कुछ और ले लूंगा, चेंज हो जाएगा। सब कुछ और मतलब मैं यहाँ पे आयरन ले लूं, ठीक है, और उसको मेल्ट करवा रहा हूँ, बट सर आफ्टर मेल्टिंग जो मतलब बन रहा है उसकी और लिक्विड की डेंसिटी सेम होनी नहीं चाहिए ना, तभी तो होगा तो ऐसा। उससे ये लॉजिक कहाँ से काम आ रहा है? मेरा लॉजिक तो ये होगा, सिंपल देखिए, आप लोग कह रहे हैं आंसर सही है, लेकिन ये जबरदस्ती वाली बात हो गई, नहीं तो होगा सर, होगा ही। मेरे पास प्रूफ नहीं आ रहा कि क्यों होगा। आपने कहा जैसे सोचने का तरीका सेम रहेगा हर एक क्वेश्चन में, जहां पे भी मेल्टिंग ऑफ आइस है, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन है, सोचने का तरीका एक ही रहेगा कि जब भी वाटर लेवल के बारे में बात करेंगे, वाटर लेवल के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे कि वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसमें सोचने का तरीका क्या है। जब आपने इसको आइस को डाला तो इसने कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर दिया, अरे कम से कम यस नो तो बोलिए। हाँ यस सर। तो जब आपने इसको आइस को इसके अंदर डाला तो इसने क्या किया, वाटर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से। तो सिर्फ उसको इमेजिन कीजिए कि इतना पानी खाली है, मतलब कि इतना गड्ढा बना हुआ है। जब आपने आइस को डाला तो वाटर डिस्प्लेस हो गया इस पोजीशन से, वाटर डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब यहाँ पे पानी के अंदर कैविटी क्रिएट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब सोचने का तरीका क्या है, अगर ये पिघलता है, ठीक है, अगर ये मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद जो वॉल्यूम बने वो गड्ढे के वॉल्यूम के बराबर हो, तब तो गड्ढा पूरा भर जाएगा, यस सर। तो वाटर लेवल सेम रहेगा। अगर ये मेल्ट होने के बाद इसका वॉल्यूम गड्ढे के वॉल्यूम से ज्यादा हो, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, लेवल इंक्रीज कर जाएगा, गड्ढा ओवरफ्लो करने लगेगा ना। अगर इसका वॉल्यूम आफ्टर मेल्टिंग गड्ढे के वॉल्यूम से कम हो तो गड्ढा कुछ खाली रह जाएगा, मतलब कि वाटर लेवल को भरना पड़ेगा उसको, तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। तो वो गड्ढे से कम ज्यादा होगा ही क्यों, डिस्प्लेस तो उतना ही करेगा जितना कैसे नहीं होगा, सब डेंसिटी के काम है, डेंसिटी सब मुद्दा डेंसिटी का है। डेंसिटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, तभी तो क्वेश्चन बना। नहीं तो अगर यही क्वेश्चन होता रिमेन सेम तो आंख बंद करके हर एक में मार देते, हर एक में रिमेन सेम थोड़ी ना होगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सब चीज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक, तो पहले तो कॉन्सेप्ट लिखे कि इस पीछे इस तरह के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम लोग जो आपने बॉडी डाला है उसके कारण जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ रहा है, सबसे पहले वो निकालेंगे कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है कितना, मतलब कि उस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है। उसके बाद जो भी मटेरियल है उसके मेल्टिंग के बाद जो नया वॉल्यूम बना, ठीक है, वो वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के इक्वल है तो रिमेन सेम रहेगा। अगर वो वॉल्यूम गड्ढे के वॉल्यूम से ज्यादा है तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, अगर वो वॉल्यूम गड्ढे के वॉल्यूम से कम है तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। ये पहले लिखिए, उसके बाद आते हैं किया जाए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन भी दूंगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तभी क्वेश्चन को पिक कर पाएंगे। क्योंकि फ्लूइड में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Sir, please repeat. अगर गड्ढे का वॉल्यूम और मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम आया है, अगर वो दोनों सेम हो तब तो रिमेन सेम होगा वाटर लेवल। अगर जो गड्ढे का वॉल्यूम और जो आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस जो वॉल्यूम आया है, मेल्टिंग ऑफ आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो तो गड्ढा ओवरफ्लो करने लगेगा, मतलब कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अगर उसका वॉल्यूम गड्ढे के वॉल्यूम से कम है तो क्या होगा, वाटर लेवल डाउन।
ये 3 चीजें हैं, इसको लिखिए। लिख लिया? यस सर। सर ठीक है, तो हम लोग इनिशियल केस के बारे में बात करते हैं। इनिशियल केस का मतलब अभी ये फ्लोट कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी इज इक्वल टू एफ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। फ्लोट कर रहा है ना, तो यही होगा। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ बॉडी का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइस। जी जी कैंसिल हो गया। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल लेते हैं कि गड्ढे का वॉल्यूम है कितना। तो आपने वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड निकाला, ये आ रहा है डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है? ये चीज क्लियर है सभी को? ये इनिशियल केस है जब ये फ्लोट कर रहा था, अभी मेल्टिंग नहीं हुई। आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग होने के बाद क्या हुआ? जो आइस है वो पानी में चेंज हो गया। ठीक, क्या चीज सेम रहेगी? डेंसिटी। डेंसिटी आइस और पानी का सेम होता है, तो फ्लोट कैसे करेगा? फुल्ली समझ होके करना पड़ेगा। मेल्ट चीज होने के सेम बाद होती तो है? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ना आइस भी। हाँ, तो सर डेंसिटी वाटर की नहीं हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन है क्या चीज सेम रहेगा? आइस की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ आइस को देखे। मेल्ट कौन हो रहा है? आइस। तो अगर आइस पानी में ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों में क्या चीज सेम है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे सेम होगा? वॉल्यूम। मास सेम होगा ना। आप लोग कैसे, मेरे को लग रहा है ना कि 10th के बाद तुरंत आए हैं आप लोग 11th में। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, आइस अलग है, लिक्विड अलग है। तो अगर आइस सॉलिड है, लिक्विड, अगर आइस क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। तो दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यस सर। तो वॉल्यूम कैसे सेम रह सकता है? ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। और डेंसिटी भी सेम नहीं रह सकता, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, तभी वो फ्लोट करता है ऊपर, पार्शियली समझ हो गया। पानी पिया है कभी? लेकिन सर हम तो आफ्टर फ्लोट मतलब अरे आफ्टर मैंने ये मेल्टिंग बोल की सकता बात नहीं, कर रहे हैं। मैं जो क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। पानी पिया है कभी? यस सर। रोज पीते हैं ना? समर में यस उसके सर। ऊपर कभी आइस डाला है? यस सर। यस। तो आइस क्या फ्लोट करता है ना ऊपर पानी के ऊपर, यस सर। या डूब जाता है? पार्शियली सबमर्ज होके फ्लोट करता है ना। यस सर। यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो आइस पानी में चेंज हुआ उसमें क्या चीज कांस्टेंट थी? मास। अगर 10 केजी आइस है तो 10 केजी पानी की बनेगा, 12 या 15 केजी नहीं बनने वाला। नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर, आ गया। तो क्या चीज कांस्टेंट है दोनों में? मास। मास। और मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। कौन सा वाटर? जो आइस पानी में चेंज हुआ है, इसका मास सेम। आप लोग उल्टा कर देंगे, मेरे को पता है कि पानी में तो इसका मास कैसे इक्वल हो गया, बाद में यही सोचेंगे
जो आइस पानी में चेंज हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मास ऑफ आइस क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर वॉल्यूम न्यू। ये नया वॉल्यूम बना ना जब आइस पिघला तो नया वॉल्यूम कितना बना? डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो दोनों सेम आ गए। मतलब कि जो गड्ढे का वॉल्यूम था और जो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उसका वॉल्यूम दोनों सेम आ गए, तो गड्ढे को भर देगा। नहीं आया? आ सर गया। आ गया। आ गया सर। वैसे आप लोग का आंसर तो पता ही था, रिमेन कांस्टेंट होगा। भले कैसे भी कॉन्सेप्ट से पता था, आंसर तो मार्क कर ही देंगे। लेकिन ये चीज हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने ये बताया। ये बेसिक अगर अगर आइस की जगह कोई और कुछ और हो तो सब यही तरीका होता है, सेम तरीका। ओके सर। तभी तो मैं तरीका बता रहा हूँ जो हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। नहीं तो अगर सिंपल ये क्वेश्चन होता तो मैं अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लेता कि जब भी मैं पानी पीता हूँ उसमें आइस डाल देता हूँ, तो पानी मान लीजिए ऊपर तक भरा हुआ है ग्लास में, पिघलने के बाद पानी नीचे थोड़ी ना गिरने लग जाता है, ग्लास में रहता है। मान लीजिए कि वाटर लेवल सेम होना चाहिए। अरे ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। यस सर। चलिए नोट कर लिया। यस सर। यस यस। सर। चलिए अगले में मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, नहीं तो 10 क्वेश्चन और खड़े हो जाएंगे। ये वुड है, वुड फ्लोट करता है ना पानी के ऊपर या नहीं, या डूब जाता है? फ्लोट करता है। चलिए इतना पता है। इसको ऊपर मैंने क्या रख दिया? आयरन का पीस रख दिया। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है कि जब इस आयरन को उठाकर मैंने पानी में डाल दिया तो आयरन क्या करेगा? डूब जाएगा ना? यस सर। यस सर। अब पूछा गया जब इस आयरन को इसके अंदर डाल दिया तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या इनसफिशिएंट डेटा? कांस्टेंट रहेगा। सर कांस्टेंट। हर जगह अरे हर जगह कांस्टेंट नहीं रहने वाला। इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि आयरन को डाल दिया उसके अंदर। नहीं सर, डिक्रीज करेगा। हाँ क्यों? सर, क्योंकि अगर हम जो आयरन की जो भी बार वगैरह उसे वुड पर रखेंगे तो वो उस पूरे वुड को नीचे प्रेस करेगी ना, उसका वॉल्यूम वाटर में ऐड हो रहा है तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपने तो डिक्रीज बोला। हाँ सॉरी, इंक्रीज। क्यों? ये तो गलत है। नहीं नहीं सर, डिक्रीज ही होगा। अगर हम जब उसके ऊपर रखी थी तब इंक्रीज हो रहा था, और उसकी कंपैरिजन में जब आयरन को डाल देंगे ना वाटर में तो वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वुड पर फिर फोर्स नहीं लगेगी ना, वो और ज्यादा नीचे की तरफ नहीं हो रहा होगा उस टाइम, तो वुड थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो आयरन को भी तो डाल दिया अंदर, वो भी तो वाटर डिस्प्लेस करेगा। नहीं सर, नहीं अगर करेगा आयरन डिस्प्लेस? उतना नहीं करेगा जितना वुड के क्यों? ऊपर करके करेगा। क्यों? क्यों?
ये कैसे पता कि उतना नहीं करेगा? सही रीजन दीजिएगा, बेकार का रीजन नहीं। सिंपल, देखिए हम लोग इसको सर ये सोचेंगे पहले ही तरीका मतलब पर। ये जैसे हमने बोलिए। इसको रखा तो वो वाटर डिस्प्लेस पहले ही कर चुका है, तो फिर हमने जब हाँ। उसको वापस निकाल के नीचे डाला तो वाटर डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा, पर जो डेंसिटी है वो आयरन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो पहले मतलब वाटर की, तो वो सिंक मतलब वैसे। ठीक है, वो तो सिंक करेगा, ठीक है। हाँ तो वॉल्यूम डिस्प्लेस दोनों में सेम नहीं रहने वाला, वही बता रहा हूँ। कभी आपने देखा है टाइटैनिक देखा था? यस सर। हैं? यस सर, सर फिल्म देख नहीं देखते हैं फिल्म? देखा है सर। सर देखिए। चलिए, देखिए। अच्छा। तो जब वो डूबने लग जाता है तो सबसे पहले सामान को नीचे फेंका जाता है, सब कूद रहे थे ना। यह सिंपल कॉमन सेंस होता है कि जब शिप डूबता है तो जितने हैवी सामान होते हैं उनको नीचे फेंक दिया जाता है कि शिप ऊपर आ जाए। यस करते हैं ना। तो पहले देखिए, पहले क्या हो रहा था, हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके बाद रीजन देता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए कि पहले मास ऑफ वुड और मास ऑफ आयरन, इन दोनों को कौन बैलेंस कर रहा था? पॉइंट बायन फोर्स ना, क्योंकि फ्लोट कर रहा है। दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है बायन फोर्स, ठीक। तो वेट में तो एनजी आता है और बायन फोर्स में भी जी आता है, तो जी को कैंसिल कर दीजिए। मतलब कि मैंने सिंपल क्या कहा कि जो इसका मास है वो कौन बैलेंस कर रहा है? वॉल्यूम डिस्प्लेस, यही कर रहा है ना। मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ वुड इनटू जी, यही है ना वेट। यस सर। यस सर। यस सर। ये किसके इक्वल है? बायन फोर्स के इक्वल है। मतलब कि रो एल वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, क्लियर है? यस। तो आपने कहा मास ऑफ आयरन प्लस मास ऑफ वुड इज इक्वल टू रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, क्लियर है? यस मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ आयरन वॉल्यूम ऑफ आयरन, प्लस मास ऑफ वुड का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू रो एल इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो यहां से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है? डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ आयरन, ये आ रहा है, प्लस डेंसिटी ऑफ वुड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड, यही है ना। यस सर। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक तभी समझ में आता है जब मेरे को बेस पता हो, नहीं तो रट जाएंगे। मैं ये सब कॉन्सेप्ट किसी एक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। मैं बार बार ये क्लास में बोलता हूँ, कोई एक स्टूडेंट है जो सभी चीजों को समझना चाह रहा है। रटने के लिए तो मैं सभी चीज बताऊंगा ही कि कैसे रटना है, ठीक। और एक स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। अब सेकंड केस में आपने क्या किया? इसको अंदर डाल दिया ना, आयरन को। अगर आयरन को मैं अंदर डाल दूं तो उसके कारण कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? वॉल्यूम डिस्प्लेस ड्यू टू आयरन कितना होगा?
जितना वॉल्यूम आयरन का होगा ना, क्योंकि सिंक हो जाएगा ना वो, तो नहीं आया। यस सर। तो आयरन का वॉल्यूम कितना होगा? आयरन का वॉल्यूम कितना होगा? VI। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस ड्यू टू वुड। वुड तो अभी भी फ्लोट करेगा ना। अगर वुड फ्लोट कर रहा है तो इसका वेट वुड का, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? बायन फोर्स। यही बैलेंस करेगा ना इसके। तो इसके कारण वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आया? रो डब्ल्यू रो एल इंटू वी डब्ल्यू। क्लियर है? यस तो जो फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस है, फाइनल वॉल्यूम डिस्प्लेस, अब देखिए, डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। होता है ना। मैं लिक्विड को वाटर लिया, इसको एल लिख रहा हूं, ठीक। वाटर से ज्यादा होता है ना डेंसिटी लिक्विड का, सॉरी आयरन का। यस तो जो इसकी वैल्यू आएगी रो आई डिवाइडेड बाय रो एल, ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा ना। यस सर। यस सर। तो मैं इसको मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि 1.5 इंटू या 2 ले लेता हूं, चलिए 2 इंटू वी आई। सपोज किया, ये बोलिएगा मत कहां से आ गया, सपोज किया मैंने, ठीक। डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये आ रहा है, इनिशियली इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा था और फाइनली कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है? वी फाइनल रो डब्ल्यू रो एल इंटू वी वुड प्लस वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये टर्म देखिए सेम है ना, ये वाला। यस सर। कौन सा टर्म चेंज हुआ है? सेकंड वाला, VI। अब सेकंड केस में कम वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं आया। सेकंड केस में कम वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है ना। अब खाली बॉटल लीजिएगा, यस सर। ठीक है, घर पे करके देख लीजिएगा क्लास के बाद, 2 मिनट का टाइम लगेगा। खाली बॉटल लीजिएगा और पानी बकेट में भर लीजिएगा। खाली बॉटल को पानी के अंदर डालूंगा, जब मैं पूरा अंदर डालता हूं तो वाटर लेवल ऊपर आता है। यही होता है ना, मैंने अंदर डाला Yes, sir. खाली बॉटल को तो वाटर लेवल ऊपर आया। ये पहला केस था, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्ले शुरुआत में ज्यादा है, तो मैंने कि वाटर अंदर डाला वो पूरा। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर कर लिया। ऊपर करूंगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा ना। यस सर। उल्टा सोचिए, Yes, उल्टा, sir. पहले ज्यादा अंदर डाला हुआ है तो वाटर लेवल यहाँ तक आ गया। वाटर, ये बॉटल को बाहर निकालिए, वाटर लेवल नीचे चलता जाएगा। नहीं आया? आ गया इसका सर। मतलब आ गया सर। अगर वॉल्यूम डिस्प्ले कम हो रहा है तो वाटर लेवल भी डाउन होगा। यस सर, क्लियर है। अब क्लियर है? इसको लिख लीजिए, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लॉजिक तभी क्लियर होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए। इससे पहले तो जबरदस्ती वाली बात थी कि मैं कह दूं आप मान भी लें, और मान भी जाएंगे, इतना भी मेरे को पूरा यकीन है। क्योंकि आपको लगेगा कि इतने सारे डेरिवेशन कौन करेगा, क्यों इतना सोचेंगे। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के पीछे जब मेरे को पूरा लॉजिक क्लियर होता है ना, तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के ऐसे ऐसे छोड़ दूं, फिर आपको लगेगा अरे नोट्स तो है ही, कभी रट लेंगे, मौका मिलेगा तो।
अगर चीजें समझी होंगी तो रटने के लिए मटेरियल कम हो जाएगा। अगर कोई चीज एक बार समझ लिया तो उसको बाद में अगर आप रिपीट करेंगे तो जल्दी उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर पाएंगे। अगर कुछ रटनी होगी तो रटने में तो ये होता है ना, हर 3-4 दिन के बाद रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाएंगे। और 30 चैप्टर्स हैं, कितनी सारी चीजों को रटेंगे। रटने की कमी नहीं है, अभी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बचा हुआ है, रटवाऊंगा फॉर्मूले वहां पे। नोट कर लिया? यस तो देखिए, ये तो हमारा प्रूव हो गया कि इसमें जो वॉल्यूम मतलब वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। अब इसको लॉजिकली कैसा सोचा जाए? लॉजिकली मैं ऐसा सोच सकता हूं, पहले क्या था, वुड के ऊपर आपने आयरन रखा हुआ था, तो पहले मास ज्यादा था, पहले जो बायन फोर्स है ज्यादा मास को बैलेंस कर रहा था। अगर बायन फोर्स ज्यादा मास को बैलेंस करेगा, इसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा, क्योंकि बायन फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। सेकंड केस में आयरन तो सिंक हो गया, ठीक, आयरन सिंक हो गया तो जो बायन फोर्स है वो तो वुड के कारण अब कम लगेगा ना, क्योंकि वुड का मास कम होता है, ठीक है। यस पहले बायन फोर्स ज्यादा वेट को बैलेंस कर रहा था, सेकंड केस में बायन फोर्स कम वेट को बैलेंस कर रहा है, तो मतलब कि सेकंड केस में वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होने वाला है। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस कम हुआ तो वाटर लेवल डाउन होगा, ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करूंगा तो पानी ऊपर आएगा। और इतनी फिजिक्स किसको आती थी? प्यासे कौए को। पढ़ा है ना, मटके में पानी भरा हुआ था, एक एक पत्थर डालता जाता है कि पानी ऊपर आ जाए। यस सर। इतनी चीजें उसको आती थी, नेचर ने सिखा के रखा था उसको ये चीज। आ गया समझ में? यस सर। यस वो वॉल्यूम डिस्प्लेस ही तो करा था, बॉडी को अंदर डाला था, वॉल्यूम डिस्प्ले ज्यादा हो रहा तो बॉडी अंदर डाला था, डिस्प्ले ज्यादा हो रहा तो वाटर लेवल बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम डिस्प्ले कम होगा तो वाटर लेवल डाउन होना चाहिए। क्लियर है? यस यस नोट कर लिया? यस सर। एक और क्वेश्चन, इसका तो सही आंसर दे दीजिएगा। भले सही तो दे रहे हैं, इससे पहले भी सही दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ रीजन नहीं दे पा रहे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके अंदर मान लीजिए ये आइस है, ये आइस है, आइस क्यूब है, इसके अंदर क्या है? आयरन है। हो सकता है ना, ठीक है। आपने आयरन रखा, पूरा पानी से भर दिया, उसको फ्रीजर में डाल दिया, ऐसा बन गया, ठीक। इसको क्या क्या पानी के ऊपर रखा तो ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्वेश्चन वही पूछा गया, आफ्टर मेल्टिंग of ice, water level increases, decreases, constant. क्या होगा? पूरा मेल्ट हो चुका, सर इंक्रीजेस अरे डिक्रीज होगा। वही केस हो गया वुड और आयरन का। पानी पिघल गया तो आयरन डूब गया ना, हाँ जैसे पिछले वाले केस में क्या था, वुड था, उसको ऊपर आयरन उठा के नीचे डाल दिया तो डूब गया आयरन। आगे समझे? सेम कॉन्सेप्ट अच्छा है, अच्छा हाँ ठीक सेम है सर। प्रोसीजर है। एक चीज आप लोग मेंशन कर लीजिए, जब हम लोग एसएचएम स्टार्ट करेंगे मेरे को याद दिलाइएगा, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। बस मेरे को याद दिला जाएगा, सर आपने कहा था फ्लूइड में टाइम पीरियड फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट, वो अभी नहीं करवा रहा हूँ, एसएचएम में करवाऊंगा।
कई लोगों को आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होगा, उसको रटना पड़ेगा। मैं लिखूंगा फॉर्मूले तो हम लोग एसएचएम कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई, आपने देखा होगा बॉटल है, बॉटल को आपने पानी में डालता तो वो फ्लोट करता है ना, फ्लोट कर रहा है। अब उसको क्या क्या आपने थोड़ा सा अंदर डुबो दिया। अगर मैं अंदर डुबोऊंगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो भी ज्यादा लगेगा, तो ये ऊपर की तरफ आएगा ना। तो ये क्या करता है, एसएचएम करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये चीज मेरे को एक बार प्लीज याद दिलाएगा जब हम एसएचएम करेंगे, ठीक है? यस सर। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना एसएचएम में। अब हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायनेंसी। देखिए ये एक लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है रो, और ये दूसरा लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है 3 रो, और ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है, इसकी डेंसिटी है 2 रो। तो कितना हिस्सा ऊपर वाले लिक्विड में है और कितना हिस्सा नीचे वाले लिक्विड में, ये फाइंड आउट करें। या मैं इसको x मान लेता हूं, फाइंड x। इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, बाइंड फोर्स ना, एंड फोर्स। तो बस बाइंड फोर्स किसके कारण लगेगा, ऊपर वाले लिक्विड के कारण भी और नीचे वाले लिक्विड के कारण भी। ऊपर वाले लिक्विड के कारण बाइंड फोर्स कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस, ऊपर कितना वॉल्यूम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए a इंटू एक्स इंटू जी, प्लस नीचे वाले लिक्विड के कारण बाइंड फोर्स कितना, ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 3 रो, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना कर रहा है L माइनस एक्स इंटू ए। ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी, वेट कितना है, डेंसिटी कितनी है 2 रो, वॉल्यूम कितना है A इंटू एल इंटू जी। तो ए जी रो, ए जी रो, ए जी रो, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 3l माइनस 3x इज इक्वल टू 2l। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ, ये कितना हो गया -2x, ये इधर चला गया l माइनस l, तो x इज इक्वल टू l बाई 2। क्लियर है? यस ठीक है। अब इसी पे बेस मेरे को 3 न्यूमेरिकल कंटिन्यूएशन में करवाने हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बताने के लिए अभी अगले न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग का बायनेंसी खत्म होगा, कल ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? और उसके बाद आखिरी में करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन। और एक्सेलरेटेड फ्लूइड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बता के फॉर्मूले लिखवा दूंगा, और फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो बता दूंगा, ठीक है? तो थोड़ी सी भी
जब तक फ्लूइड चल रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जिस दिन फ्लूइड खत्म होगा उसके नेक्स्ट डे असाइनमेंट डिस्कशन करूंगा, और अभी से करेंगे तो क्वेश्चन ओके सर। सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। आप लोग आखिरी दिन का वक्त इंतजार मत कीजिए, किसी दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन मैं फ्लूइड स्टार्ट करूंगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू Thank you, सर। sir. वेलकम।